So we are live, you can start now. ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम डॉक्टर रजत बजाज। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आई वर्क एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल इन नोएडा, एंड दिस इवनिंग आई एम live on my Facebook page, and this month, that is September, every year is celebrated as the Prostate Awareness Month. और इसी श्रृंखला में मैं आज एक फेसबुक लाइव सेशन कर रहा हूं, जिसमें मैं समाज को ये जानकारी देना चाहता हूं कि प्रोस्टेट से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। और क्योंकि मैं कैंसर विशेषज्ञ हूं, इसलिए मैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब लोग परेशान होते हैं, हम घबराते हैं और हम चाहते हैं कि हमें या हमारे परिजनों को यह बीमारी कभी ना हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी भी बीमारी से बचाव के लिए उस बीमारी के बारे में पूर्णतः अगर हमें पता हो, उसके लक्षण के बारे में हम जानते हों, वो रोग क्यों होता है अगर वो हम जानते हों, तो उससे बचाव हम काफ़ी अच्छे हद तक कर सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हमारा ये एक मोटिव है, ये एक एफर्ट है कि हम समाज में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ बातें रखें और समाज के लोगों को जागरूक करें कि कैसे ये कैंसर होता है और इससे बचाव के क्या कारण हैं, क्या तरीके हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास आजकल, अगर किसी हमारे आसपास व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होता है तो। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट जिसको हम हिंदी में गदूद भी बोलते हैं, यह एक ग्लैंड है। ये एक ग्लैंड जो पुरुषों में मिलता है, इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ़ पुरुषों की बीमारी होती है। तो यह ग्लैंड पेशाब की थैली के नीचे, जस्ट नीचे होता है, और जो पुरुषों में पेशाब का रास्ता होता है, वो इस प्रोस्टेट कैंसर के अंदर से निकल के जाता है। इस ग्लैंड का हमारी बॉडी में एक काम होता है कि यह रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसके एक कुछ फ़ायदे भी हैं हमारे हमारे शरीर में, लेकिन इससे कुछ परेशानियाँ भी हमारे शरीर में हो सकती हैं, जिसमें से एक परेशानी है प्रोस्टेट का कैंसर होना। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है, आपको यह जानना ज़रूरी है कि प्रोस्टेट कैंसर किन लोगों में हो सकता है, कौन से ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में जिनको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में शुरुआत से मिलता है, और इसका जो आकार होता है, जो इसका साइज़ होता है, वो करीब 20 से 25 ग्राम तक नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे-जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है, 50 के बाद 50 से 60, 60 से 70 साल की उम्र होती है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर फिज़ियोलॉजिकली प्रोस्टेट का ग्लैंड फिज़ियोलॉजिकली इंक्रीज़ होने लगता है, साइज़ में बढ़ने लगता है। जब ये साइज़ में बढ़ने लगता है, ये आकार बढ़ता है, इसका वज़न बढ़ता है, तो ये अपने आस-पास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पे कुछ दबाव पैदा कर सकता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोस्टेट के अंदर से निकल के जाता है पेशाब का रास्ता, तो इसीलिए प्रोस्टेट अगर आकार में बढ़ता है, तो वो पेशाब के रास्ते पे दबाव डाल सकता है। तो इससे एक कॉमन बीमारी का नाम हमारे ज़हन में आता है, जिसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेज़िया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीएच भी बोलते हैं। यह बीमारी कैंसर नहीं है। यह बीमारी 50 साल की उम्र के बाद काफ़ी आदमियों में मिलती है, और इस बीमारी के जो बीपीएच होती है, जो कि कैंसर नहीं है, इस बीमारी के लक्षण और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण आप जान के शायद हैरान भी होंगे कि काफ़ी मिलते-जुलते हैं। इसीलिए बहुत बार अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो रहा हो, तो पता नहीं लग पाता है कि बीपीएच है, मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी है, जो कि कैंसर नहीं होता वो है, या फिर कोई कैंसर है जो कि शरीर में जन्म ले रहा है और फैल रहा है। तो इसके लक्षण के बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये प्रोस्टेट कैंसर पाया जा सकता है। तो सबसे पहले बढ़ती उम्र, अगर हमारी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल की ओर जैसे-जैसे अग्रसर होती है,
ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। तो विच मीन्स दैट एज इज द फर्स्ट etiology which is related to prostate cancer. That is one. The other is that cancers in general can be related to genetic factors. जैसे कि पारिवारिक कुछ फैक्टर्स की वजह से कैंसर हो सकता है। ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर भी करीब 10% लोगों में पारिवारिक कारणों से हो सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि परिवार में किसी पुरुष को, जैसे कि मरीज के भाई को या पिता को या चाचा को प्रोस्टेट कैंसर हुआ था और उसी वजह से कुछ जीन्स का म्यूटेशन होने की वजह से वो प्रोस्टेट कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी भी आता गया। इस तरीके से हो सकता है। ये करीब 10% लोगों में प्रोस्टेट कैंसर का ये कारण भी हो सकता है। इसके लिए कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं, वो जेनेटिक टेस्ट मैं आगे आपको अपनी टॉक में बताऊंगा। नंबर 3 आता है कुछ ऐसे खान पान वाली चीजें जिनको अगर हम ज्यादा सेवन करें तो प्रोस्टेट कैंसर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि एनिमल फूड, अगर हम बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स का सेवन करें, जैसे कि बहुत ज्यादा घी हो गया, मक्खन हो गया, इसका अत्यधिक सेवन करने से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हमारा वजन बहुत ज्यादा है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ज्यादा है, तो भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, जैसे आपको पता है कि धूम्रपान बहुत सारे कैंसर से संबंध रखता है, तो प्रोस्टेट कैंसर भी उनमें से एक है। धूम्रपान करने पे प्रोस्टेट कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस डाइटरी फैक्टर्स में बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें कि कौन से डाइटरी फैक्टर्स हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, उनसे बचाव करवाते हैं हमारा, तो उनमें आता है एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, लाइकोपीन। तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टमाटर हुआ, आंवला हुआ, उसमें विटामिन सी और लाइकोपीन ज्यादा होता है। इसलिए टमाटर और आंवला अगर हम खाएं तो प्रोस्टेट कैंसर से खान पान के जरिए हमारा बचाव हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों को जिनको प्रोस्टेट कैंसर अभी नहीं है। जिनको प्रोस्टेट कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, उनको ये खाने से इलाज में कोई लाभ नहीं होता। लेकिन अगर प्रोस्टेट कैंसर नहीं है तो इसको लेने से हमारा प्रोस्टेट कैंसर से बचाव जरूर हो सकता है। और अगर हम इटियोलॉजी की या कारणों की बात करें, तो जो अश्वेत लोग हैं, जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं, उनको श्वेत लोगों के मुकाबले प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हुआ प्रोस्टेट कैंसर की इटियोलॉजी की, प्रोस्टेट कैंसर शरीर में किस वजह से हो सकता है। अगर हम बात करें कि किन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर मिलता है, तो जो अमूमन उम्र है प्रोस्टेट कैंसर की वो है लगभग 65 से 70 साल। एक पुरुष के शरीर में ही ये कैंसर होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो 65 से 70 साल की उम्र में ज्यादातर प्रोस्टेट कैंसर हमारे शरीर में हो सकते हैं। और हम अपनी ओपीडी में, क्लिनिक्स में ये देखते हैं कि जो मरीज हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर के आ रहे हैं वो जनरली 65 से 70 साल की उम्र के होते हैं। अगर हम इससे यंग एज की बात करें, करीब 40-45 साल, तो सिर्फ 10 से 15% ऐसे प्रोस्टेट कैंसर होंगे जो 40 से 45 साल की उम्र में हमें मिलते हैं। ग्लोबली अगर बात करें कि कितना बर्डन है इस बीमारी का, तो कैंसर्स में सबसे कॉमन कैंसर, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, तो सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि स्तन का कैंसर है, जो कि ज्यादातर लेडीज में पाया जाता है। तो इंडिया में प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस काफी कम है एज कंपेयर टू अमेरिकन पॉपुलेशन या वेस्टर्न लिटरेचर। वेस्टर्न लिटरेचर में प्रोस्टेट कैंसर चौथे या 5वें नंबर पे आता है और लगभग 10 लाख से 12 लाख नए प्रोस्टेट कैंसर के केसेस हर साल पाए जाते हैं। लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो यह फिगर काफी कम है। इंडिया में और कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर, ये कैंसर कुछ ज्यादा विशेष तरह के कैंसर्स हैं। और अगर प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो इसका स्थान 12वें या 13वें नंबर पे आता है, जिसमें अभी हाल ही के डेटा में हमने देखा कि करीब 25 से 26,000 नए प्रोस्टेट कैंसर के केसेस हर साल इंडिया में हमें मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका बाकी कैंसर्स के मुकाबले कुछ अलग चीजें हैं जो इसके बारे में हमने जाननी है। नंबर 1, यह कैंसर बाकी कैंसर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं होता।
नंबर 2, ये कैंसर एक स्क्रीनिंग गाइडलाइंस या स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल अगर फॉलो किया जाए तो हमें अगर ये शरीर में हो रहा है तो जल्द ही इसका पता लग सकता है। और आपको जैसे पता है कि अगर हमें किसी भी बीमारी का जल्दी पता लगता है तो उसका पूर्ण तरीके से इलाज किया जा सकता है। इसी वजह से अगर ये जल्दी प्रोस्टेट कैंसर का हमें पता लगता है तो इसका इलाज पूर्ण तरीके से संभव है। प्रोस्टेट कैंसर के मरीज लगभग 15 से 20 साल की जिंदगी भी जी सकते हैं अगर बीमारी स्टेज 1 में पता लगे और ये एक लो ग्रेड बीमारी हो। तो इन वजह से प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। समाज में प्रोस्टेट कैंसर के प्रति हमारी हमारी नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम इस बीमारी के बारे में जान सकें, इससे बच सकें। और अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर ऑलरेडी है, तो मैं अपनी टॉक में लास्ट में आपको बताऊँगा कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं जिनसे बीमारी बहुत अच्छे से जड़ से खत्म की जा सकती है अगर ये एक लोकलाइज्ड बीमारी है। और अगर ये फैली हुई बीमारी भी है तो भी इसके हमारे पास नए-नए तरीके हैं इनका ट्रीटमेंट करने के। आजकल हमारे पास खाने की गोलियाँ आ गई हैं जिसमें हमें कोई कीमोथेरेपी नहीं देना है, टैबलेट्स देना है, हार्मोनल थेरेपी देना है और इस बीमारी का बहुत अच्छे से रोकथाम किया जा सकता है अगर यह बीमारी स्टेज 4 की या फैली हुई भी किसी को पता लगती है तो। फिर मैं बात करता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें अगर बीमारी के लक्षण पता होंगे तो भी हमें यह एक मदद मिलेगी कि हम उस बीमारी का अपने शरीर में अगर उत्पन्न हो रहा है तो हम उसके बारे में जानकारी लेके उसका पता जल्दी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट कैंसर के बिल्कुल संबंध रखती हुई एक बीमारी है जिसका नाम है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। यह बीमारी को बीपीएच भी बोलते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर और बीपीएच दोनों अलग-अलग तरह की बीमारियां हैं। दोनों बीमारियों में यह संबंध भी नहीं है कि बीपीएच की बीमारी आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर बनेगी, ऐसा भी नहीं होता। ये दोनों अलग-अलग बीमारियां हैं, लेकिन मैं प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण बताते वक्त बीपीएच के बारे में बात इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि बीपीएच एक ज़्यादा कॉमन बीमारी है। प्रोस्टेट कैंसर से करीब 10 गुना नंबर ऑफ केसेस बीपीएच के होते हैं। बीपीएच भी बढ़ती उम्र के साथ ही मिलती है और बीपीएच के भी जो लक्षण होते हैं वो प्रोस्टेट कैंसर से ही कहीं न कहीं शुरुआत में संबंध रखते हैं और उसके जो सिम्पटम्स होते हैं दे आर कॉमन बिटवीन बीपीएच एंड प्रोस्टेट कैंसर। सो अगर हम बीपीएच की बात करें तो बीपीएच क्या है? बीपीएच का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि गदूद या प्रोस्टेट जो कि नॉर्मली 15 या 20 या 25 ग्राम का होना चाहिए, अगर यही गदूद बढ़ने लग जाए 40 ग्राम, 50 ग्राम या 80 ग्राम का अगर हो जाए तो यह अपना वज़न की वजह से आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाव डालता है और इस दबाव के डालने की वजह से कुछ सिम्पटम्स होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? एक बढ़ती उम्र में पुरुष को अगर ऐसा लगे कि मेरे को पेशाब की धार कमज़ोर हो रही है, पेशाब की धार बनने में दिक्कत होती है या पेशाब करना में धार रुक-रुक के बन पाती है, एक वो सिम्पटम हो सकता है। दूसरा सिम्पटम हो सकता है कि बार-बार पेशाब के लिए जाना, खासकर रात में पेशाब के लिए जाना, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। अगर हम पेशाब करना चाहें और पेशाब का इनिशिएशन या शुरुआत ठीक से ना हो तो उसको हम हेजिटेंसी बोलते हैं, वो भी एक लक्षण हो सकता है। और अगर पेशाब करने के बाद यह फीलिंग आए कि पूरा तरीके से हमने यूरिन को पास नहीं किया है तो वो उसको हम बोलते हैं अर्जेंसी, वो भी एक फीचर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पेशाब से संबंध इसलिए रखती हैं बिकॉज़ प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पेशाब का रास्ता वहाँ से होते हुए जाता है और जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है तो वो यूरिन के रास्ते को कंप्रेस करने लगता है जिसकी वजह से यूरिनरी सिम्पटम्स आर द फर्स्ट सिम्पटम्स that happen in a patient who has developed either a prostate cancer or for that matter a benign prostatic hyperplasia as well. So ये पेशाब के जो सिम्टम्स हैं ये तब तक मिलते हैं पेशेंट्स में जब तक जो प्रोस्टेट कैंसर है वो एक लोकलाइज्ड स्टेज का है, मतलब प्रोस्टेट तक ही सीमित है। यहाँ पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपको बताना चाहूँगा कि हालाँकि ये सिम्टम्स मैंने आपको जस्ट बताए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि करीब 20 से 25% प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स नहीं मिलते। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बिकॉज़ इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में कैंसर डेवलप हो रहा है, लेकिन प्रोस्टेट के सिम्टम्स शरीर में नहीं मिल रहे।
तो और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? और सिम्टम्स हो सकते हैं कि अगर प्रोस्टेट का कैंसर प्रोस्टेट से निकल के बाहर जाने की क्षमता रखे और बाहर जाने की ओर अग्रसर हो, तो वो बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके उनके सिम्टम्स को पैदा कर सकता है। जैसे कि अगर प्रोस्टेट कैंसर की बात करें कि सबसे ज्यादा कॉमनली कौन से ऑर्गन में डिस्टेंट मेटास्टेसिस करता है या कौन से ऑर्गन में कैंसर के फैलाव होता है, तो वो है हड्डियां। हड्डियां जो कि रीढ़ की हड्डी, ये इस कैंसर को सबसे ज्यादा पसंद है और ये रीढ़ की हड्डी के अंदर विकसित होने की कोशिश करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में या शरीर की किसी और हड्डी में कैंसर का प्रभाव पड़ता है, तो शरीर की हड्डियों में दर्द हो सकता है, वहाँ पे नसों का दबाव हो सकता है, यह चीजें हो सकती हैं। और अगर यह कैंसर आगे चल के स्टेज बढ़ोतरी में पता लगता है, तो शरीर में कमजोरी आ सकती है, भूख कम लग सकती है, वजन गिर सकता है। ये सारी चीजें हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स हैं अगर प्रोस्टेट कैंसर आगे की तरफ अग्रसर होके एक एडवांस स्टेज के अंदर शरीर में पहुंचता है। तो इससे हमने ये जाना कि अगर आपको पेशाब की परेशानी है, अगर पेशाब की धार ठीक नहीं बनती है, अगर बार बार रात को उठ के आपको पेशाब जाना पड़ता है, तो आपको अपने आप को चेकअप कराना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि ये प्रोस्टेट कैंसर ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप चेकअप कराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट संबंधित कुछ बीमारी का पता लगे। यह बीमारी एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया नाम की बीमारी भी हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ कैंसर का भी प्रभाव अंदर शरीर में विकसित हो रहा हो। अगर यह हमें टाइम से पता लगेगा तो इसका इलाज पूरी तरह के संभव है और इसका हम पूरी तरीके से इसका निजात पा सकते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं इस प्रोस्टेट कैंसर से, तो कुछ प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं। तो वो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस क्या होती हैं? स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसको कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने हेल्थ के बारे में जागरूक है और वो कुछ अपने टेस्ट कराना चाहता है जिससे यह पता लगे कि क्या शरीर में कोई कैंसर का प्रभाव है या कोई कैंसर विकसित हो रहा है या नहीं। तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। So screening is always done in asymptomatic people, that is people who do not have any symptoms, they should undergo this process of screening. तो अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है? अगर आपकी उम्र 50 से 70 साल के बीच में है, तो आपको साल में एक बार एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं PSA। PSA का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हमारे ब्लड में प्रोस्टेट द्वारा दिया गया एक एंजाइम है, और यह एक ट्यूमर मार्कर है जो कि ब्लड में होता है सबके। इसका एक नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से ऊपर मिलता है हमें, तो इसका शक हो सकता है कि शायद प्रोस्टेट कैंसर बॉडी में डेवलप हो सकता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर का ही ट्यूमर मार्कर नहीं है, यह बाकी प्रोस्टेट की परेशानियों में भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने पीएसए का टेस्ट कराया और अगर ये एक वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है, तो आपको अपने निकटम ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनसे इसकी सलाह लेनी चाहिए कि आपको इसके बारे में क्या करना है। अगर हम स्क्रीनिंग पे वापस आएं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों में प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो पहली चीज है पीएसए, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, जो मैंने आपको विस्तार से बताया। और दूसरी चीज है DRE, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो क्योंकि प्रोस्टेट पेशाब की थैली के बिल्कुल नीचे होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर को फील करने के लिए या छूने के लिए एक उंगली का सहारा लिया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर मरीज के मल द्वार के जरिए उंगली डालता है और उंगली डाल के प्रोस्टेट के पिछले हिस्से को महसूस कर सकता है। और अगर नॉर्मली देखें तो ये पिछला हिस्सा एक रबड़ की तरह फील होता है, एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन अगर यही कंसिस्टेंसी बहुत सख्त आ रही है, हार्ड कंसिस्टेंसी अगर अगर महसूस हो रही है, या जो उसका सरफेस है, जो उसकी सतह है, वो इरेगुलर फील हो रही है प्रोस्टेट की सरफेस, या फिर ऐसा लग रहा है कि मल द्वार का और प्रोस्टेट का बीच में कनेक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीजें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ हमें डायरेक्शंस देती हैं या प्रोस्टेट कैंसर का सस्पिशन कुछ पैदा करती हैं। तो इसीलिए स्क्रीनिंग के बारे में समराइजेशन में आप ये समझिए कि अगर 50 से 70 साल की आपकी उम्र है, तो आपको साल में एक बार
दो टेस्ट एक साथ कराने हैं। एक है ब्लड टेस्ट जिसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और दूसरा है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि आप ब्लड टेस्ट तो आराम से एक लेबोरेटरी में करा सकते हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन आपके ऑन्कोलॉजिस्ट करेंगे या यूरोलॉजिस्ट करेंगे, और जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है वो डॉक्टर ही करेंगे, और डॉक्टर करके आपको ये बताएंगे कि क्या आपको आगे कुछ और जांच की जरूरत है या नहीं। अब हम जांचों पे आते हैं। सपोज वी फाइंड आउट दैट देयर इज अ मेल पेशेंट हु इज अबाउट 60 इयर्स ऑफ एज, और इस 60 साल के व्यक्ति को कुछ पेशाब से संबंधित दिक्कत हो रही है। वो संबंधित सारी जांचों के दिक्कत के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो उन परेशानियों से अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेंगे यह पता लगाने के लिए कि यह आपकी जो परेशानियां हैं ये प्रोस्टेट से संबंधित हैं या नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट का हमें ये बताता है कि प्रोस्टेट का साइज कितना है, प्रोस्टेट का आकार कुछ छोटा बड़ा तो नहीं है, और क्या प्रोस्टेट पेशाब की थैली पे दबाव डाल रहा है या नहीं डाल रहा। तो उसको अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर विद प्रोस्टेट ऐसा करके बोलते हैं। नंबर 2 आपका जो ब्लड टेस्ट होगा, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ब्लड टेस्ट होगा PSA का, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, जो मैंने आपको स्क्रीनिंग में अभी बताया कुछ टाइम पहले। तो नंबर 2 ये टेस्ट होगा। और नंबर 3 डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने आपको स्क्रीनिंग में बताया, मल द्वार के रास्ते डॉक्टर उंगली डाल के ये देखेंगे कि प्रोस्टेट का साइज कैसा है, उसका सरफेस या सतह कैसी है, और क्या बहुत हार्ड प्रोस्टेट तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। अगर उनको इनसे कुछ शक होता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है तो वो आगे आपका एक टेस्ट कराएंगे, और कैंसर को डायग्नोस करने का एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो हमें पता है, वो होता है बायोप्सी यानी कि टुकड़े की जांच। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एक टुकड़ा लिया जाएगा। तो वो टुकड़ा किस प्रकार से लिया जाता है, वो टुकड़ा एक एक नीडल डाल के, एक सुई डाल के लिया जाता है, जो कि एक अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में होता है, और वो मल द्वार के रास्ते अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस से सुई डाल के ये टुकड़ा लिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रस गाइडेड बायोप्सी या फिर ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। यह एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है, जो कि थोड़ा सा ही प्रिपरेशन, एक दिन के प्रिपरेशन में होता है, और करीब 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है। OPD प्रोसीजर है, आप OPD में करवा के आराम से घर जा सकते हैं, और प्रोसीजर के बाद 2 या 3 दिन की आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है, और इसका रिजल्ट आने पे आपको यह पता लगेगा कि जो टुकड़ा हमने लिया प्रोस्टेट से अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में मल द्वार के रास्ते, उसके अंदर कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर पाया गया या नहीं पाया गया। अगर अगर पाया जाता है तो उसके आगे कुछ और टेस्ट होते हैं ये पता लगाने के लिए कि फैलाव कितना है प्रोस्टेट कैंसर का। अगर नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब जो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है वो कैंसर की वजह से नहीं है, वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से है, जो कि बिल्कुल कैंसर में आगे चल के विकसित नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर हम कुछ और टेस्ट की बात करें, अगर पता लगता है कि प्रोस्टेट का कैंसर है, तो बायोप्सी में अगर आया कि प्रोस्टेट का कैंसर है, तो हमें यह पता लगाना होता है कि क्या यह बीमारी प्रोस्टेट से उठकर कहीं और भी गई है, कहीं और भी इसका फैलाव हुआ है या नहीं। तो उसके लिए टेस्ट होता है जिसका नाम है, दो टेस्ट हो सकते हैं। एक टेस्ट है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोस्टेट का कैंसर सबसे ज्यादा पसंद करता है हड्डियों को, वो हड्डियों में फैलाव कर सकता है, तो इसलिए बोन स्कैन नाम का एक टेस्ट होता है जो कि हम करा के ये पता लगा सकते हैं कि क्या हड्डी में कुछ इस कैंसर का प्रभाव है या नहीं है। अगर यह हड्डी में प्रभाव करता है तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। अगर हड्डियां इस कैंसर से प्रभावित नहीं मिलती एक मरीज के शरीर में, तो वो एक लोकलाइज्ड कैंसर होता है, मतलब उसका प्रभाव सिर्फ प्रोस्टेट तक सीमित है और उसका आगे फैलाव नहीं हुआ है। अब बोन स्कैन से भी बढ़कर कुछ और टेस्ट हमारे पास आ गए हैं जिसका नाम है पेट स्कैन, और प्रोस्टेट कैंसर के लिए संबंध रखता हुआ एक स्कैन है, स्पेशल स्कैन है पेट स्कैन का, जिसका हम नाम बोलते हैं PSMA पेट स्कैन, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट स्कैन। तो ये पेट स्कैन बोन स्कैन से थोड़ा सेंसिटिविटी ज्यादा रखता है, और ये ना केवल बोन्स को बट और बाकी शरीर के अंगों में भी ये देख सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर का प्रभाव है या नहीं है,
और यह दोनों टेस्ट हमारी स्टेजिंग में हेल्प करते हैं, स्टेज करने में हेल्प करते हैं कि बीमारी अगर मरीज के शरीर में है तो उसकी स्टेज क्या है। स्टेज जैसे हमें पता है हर कैंसर की स्टेज होती है, 4 स्टेजेस होती हैं, तो उनकी स्टेज क्या है, बिकॉज ये सारा इंफॉर्मेशन हम लेके आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में अभी कुछ टाइम में डिस्कस करेंगे। एक और टेस्ट है जो कि हम कर सकते हैं जिसका नाम होता है MRI ऑफ द पेल्विस। MRI एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है जो कि मुझे ये बताएगा कि प्रोस्टेट अगर एनलार्ज्ड है, बढ़ा हुआ है और उसमें कैंसर है, तो प्रोस्टेट के कौन कौन से भाग में कैंसर है और कौन कौन से आसपास के जगह पर प्रोस्टेट अपना दबाव डाल रहा है। इससे मुझे आगे मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी या ट्रीटमेंट में मुझे हेल्प मिलती है। अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट क्या है, प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले समाज को ये जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट कैंसर एक बाकी कैंसर से एक अलग कैंसर है। क्या अलग है इस प्रोस्टेट कैंसर के बारे में? नंबर एक, ये प्रोस्टेट कैंसर बाकी कैंसर्स की तरह ज्यादा खतरनाक नहीं होता। जनरली करीब 80% केसेस में प्रोस्टेट कैंसर ऐसा नहीं होता कि एकदम से जानलेवा बन जाए। अगर किसी ने अपने सिम्टम्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है बहुत सालों से तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम जागरूक हैं और हम अपने सिम्टम्स को पहचान सकें तो हमें अगर ये प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में पता लगे तो ये जानलेवा नहीं होता और इसकी पूर्ण तरीके से इलाज किया जा सकता है। नंबर दो, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में एक यूनिक चीज़ है कि प्रोस्टेट कैंसर मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं उससे बढ़ता है और प्रोस्टेट के सेल्स उसी टेस्टोस्टेरॉन को अपने अंदर लेकर बढ़ोतरी करते हैं। तो इसीलिए ट्रीटमेंट में हम मरीज के शरीर से मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं उसका प्रभाव कम करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रोस्टेट कैंसर सेल 1 से 2 और 2 से 4 ना बने और धीरे धीरे इस बीमारी को हम कंट्रोल कर पाएं और फिर उसके बाद क्योर कर पाएं। तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी स्टेज क्या है। अगर प्रोस्टेट कैंसर एक अर्ली स्टेज में पता लगता है और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा शरीर में अभी नहीं पड़ा है जब मरीज को ये बीमारी का पता लगा और बायोप्सी पे हमने देखा कि जो इसका ग्रेड है वो भी एक हल्का ग्रेड है, तो हम इसका इलाज कर सकते हैं दो चीज़ों द्वारा। एक होता है सर्जरी, ऑपरेशन, और दूसरा होता है सिकाई या रेडिएशन। तो अगर मैं पहले ऑपरेशन की बात करूं तो ऑपरेशन में गदूद को या प्रोस्टेट को पूर्ण तरीके से निकाला जाता है, निकालने की कोशिश की जाती है। इसके जो तरीके हैं, बहुत साल पहले एक ओपन रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी होता था जिसमें पूरी तरीके से चीरा लगा के प्रोस्टेट को रिमूव करते थे, लेकिन अब काफी सालों से और इंडिया में भी यह सुविधा उपलब्ध है कि हम की होल सर्जरी करते हैं जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोल सकते हैं, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स बोल सकते हैं और उससे प्रोस्टेट को निकाला जा सकता है। एंड द लेटेस्ट टेक्निक टू रिमूव द प्रोस्टेट इन प्रोस्टेट कैंसर इज कॉल्ड रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी और रोबोट्स के जरिए, अगेन की होल के जरिए प्रोस्टेट को पूरी तरीके से निकाला जा सकता है और यह एक क्यूरेटिव ऑप्शन है, यह एक ऑप्शन है जिससे हम जड़ से बीमारी को खत्म कर सकते हैं। अगर हम सर्जरी किसी कारणवश नहीं कर पाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है कि सर्जरी के लायक पेशेंट का डिजीज है या नहीं। अगर सर्जरी के लायक नहीं है तो हम हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन, रेडिएशन होता है सिकाई, एक रेडिएशन की मशीन होती है जो प्रोस्टेट कैंसर को सिकाई देती है और प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स जो कि प्रोस्टेट में बढ़ रहे होते हैं उसी को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करती है। और साथ में हार्मोन का इंजेक्शन, हार्मोन का इंजेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बीमारी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन से बनती है, तो हार्मोन का इंजेक्शन टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स को शरीर से हटा देगा और वो रेडिएशन और हार्मोनल थेरेपी मिलके इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मान लें कि किसी मरीज को प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता लगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लेट पता लगा और स्टेज जब जब पता लगा तो वो स्टेज 4 थी, जैसे कि बीमारी अगर हड्डियों में फैल गई तो वो स्टेज 4 है, तो उसमें हम इसको पूर्ण तरीके से खत्म नहीं कर सकते। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमको बीमारी को कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल करने के लिए हमको विभिन्न हमारे पास चीजें हैं और वो चीजों के ट्रीटमेंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि मिस्टर सुनील वर्मा ने पूछा है कि मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है।
तो वर्मा साहब, मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर को स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोस्टेट कैंसर अगर प्रोस्टेट से निकल के बाकी शरीर के अंगों में चला जाए तो उसको बोलते हैं कि वो बाकी शरीर में, जैसे कि हड्डियों में चला जाए या लिवर में चला जाए या लिम्फ नोड्स में चला जाए, तो उसको बोलते हैं कि ये स्टेज 4 का प्रोस्टेट कैंसर हुआ, और इसी को ही मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। तो सुनील वर्मा साहब, शायद आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। संजय सैनी साहब हैं, वो पूछते हैं कि पीएसए का बढ़ना या प्रोस्टेट का बढ़ना जेनेटिक होता है या नहीं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पीएसए का बढ़ना जेनेटिक नहीं हो सकता, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर 10% लोगों में जेनेटिक कारणों से मिल सकता है। ठीक है, तो पीएसए का बढ़ना नहीं है। बीएसए और प्रोस्टेट का बढ़ना ज्यादातर लोगों में 60 साल 70 साल की उम्र के बाद मिलता है, वो जेनेटिक नहीं है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ 10% लोगों में जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक कुछ जीन्स हैं, जैसे कि ब्राका जीन है, पैल बी2 जीन है, जो कि वो जीन्स हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो सकता है। मिस्टर रवि नेहरा, उन्होंने पूछा है कि इफ वंस सर्जरी इज डन देन देयर इज एनी चांस टू डेवलप इट अगेन। तो अगर पहले हम सर्जरी करवा लें और प्रोस्टेटेक्टमी करके प्रोस्टेट कैंसर की को ट्रीटमेंट के लिए प्रोस्टेट को निकलवा दें, तो सर्जरी के बाद करीब अगले 1.5 से 2 साल तक बीमारी के वापस आने के चांस होते हैं। इसीलिए हम पीएसए लेवल्स को ब्लड में हर 3 महीने पे मॉनिटर करते रहते हैं। अगर पीएसए लेवल्स नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब आपके शरीर में बीमारी वापस नहीं आ रही है। अगर पीएसए लेवल्स बढ़ रहे हैं तो हमें टेस्ट करा के देखना है कि क्या शरीर में बीमारी वापस आ रही है या नहीं आ रही। मिस्टर मुकेश नौटियाल पूछते हैं कि हाउ लाइकली इज प्रोस्टेट कैंसर टू प्रोग्रेस विदाउट ट्रीटमेंट। तो मुकेश जी, प्रोस्टेट कैंसर का प्रोग्रेशन बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ये प्रोस्टेट कैंसर कौन से ग्रेड का है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की जाती है। तो उस बायोप्सी में एक स्कोर होता है, उस स्कोर को पैथोलॉजिस्ट बताते हैं। उस स्कोर का नाम होता है ग्लीसन स्कोर। तो अगर ग्लीसन स्कोर बहुत कम है, सबसे कम ग्लीसन स्कोर हो सकता है 6 का, और सबसे ज्यादा हो सकता है 10 का। तो अगर ग्लीसन स्कोर 6 है तो इवन विदाउट ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर बहुत कम ही चांस है कि बढ़ेगा। कुछ महीनों तक बिना ट्रीटमेंट के उसको देखा जा सकता है, अगर वो स्टेज 4 का नहीं है तो। लेकिन अगर ग्लीसन्स 8 है या 9 है या 10 है, तो चाहे वो स्टेज 4 का नहीं भी है, चाहे वो लोकलाइज्ड भी है, तो भी आप उसको वेट एंड वॉच नहीं कर सकते, आपको उसको ट्रीटमेंट कराना ही चाहिए। मिस्टर कपिल ये चीज पूछते हैं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बीपीएच एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से हमारी ओपीडी में आते हैं कि मुझे पेशाब की दिक्कत है। मैंने कहीं पढ़ा कि पेशाब की दिक्कत होने से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो मुझे ये बताया जाए कि क्या मुझे कैंसर है या ये सिर्फ बीपीएच है, मतलब उम्र के साथ जो प्रोस्टेट की बीमारी होती है सिर्फ वो है। तो कपिल जी, सबसे पहले इस बात को समझिए, मैंने शायद ये पहले भी बताया कि बीपीएच प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन अगर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करने पे प्रोस्टेट का जो इको टेक्सचर है, जो प्रोस्टेट का जो पूरा ग्लैंड है, वो एक होमोजीनस दिख रहा है, उसके अंदर कोई भी नोड्यूल नहीं दिख रहा, कोई भी कण ऐसे नहीं दिख रहे जो कि हमें लग रहा है कि अलग से दिख रहे हैं, तो जनरली ये बीपीएच होता है। अगर अल्ट्रासाउंड करने पे कोई एक ऐसा एरिया मिल रहा है प्रोस्टेट में जो कि बाकियों से अलग लग रहा है, तो इसको प्रोस्टेट कैंसर के लिए देखना चाहिए, खासकर अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो। और इसको देखने के लिए उस जगह से जहां पर नोड्यूल है, जहां पे वो बढ़ोतरी हो रही है, वहां पे अल्ट्रासाउंड के जरिए नीडल डाल के वहां से बायोप्सी जरूर करनी चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है कि पीएसए कितना बढ़ा हुआ है, और कुछ और प्री टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पीएसए डेंसिटी या पीएसए डबलिंग टाइम। तो पीएसए डेंसिटी भी एक चीज है जिससे हम बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर पीएसए डबलिंग टाइम की बात करें, तो अगर पीएसए 6 महीने के अंदर अंदर डबल हो रहा है तो वो कैंसर की तरफ ज्यादा इशारा करता है। अगर पीएसए बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत कम है, धीरे धीरे है, तो वो बीपीएच की तरफ इशारा करता है। तो कुछ ऐसे मेडिकल पॉइंट्स जरूर हैं जिनसे हम बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड के जरिए प्रोस्टेट की बायोप्सी कराना, अगर कुछ भी उसमें हमें शक हो रहा है तो।
मिस्टर प्रमोद सिंह राठौड़ पूछते हैं, सर व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ प्रोस्टेट? तो मैंने बताया आपको कि नॉर्मल साइज 20 से 25 ग्राम का होता है, और बीपीएच का प्रोस्टेट साइज और प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट साइज, तो ऐसा कोई साइज नहीं है राठौड़ साहब। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर इस साइज से ज्यादा है तो वो कैंसर है और कम है तो बीपीएच है। लेकिन मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताए, जो मिस्टर कपिल सलूजा का भी क्वेश्चन था, कि अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए हमें कुछ सस्पिशियस नोड्यूल्स मिल रहे हैं प्रोस्टेट में, तो उन नोड्यूल्स की बायोप्सी होनी चाहिए, यह देखने के लिए कि कैंसर का डेवलपमेंट प्रोस्टेट के अंदर हो रहा है या नहीं। मिस्टर नोटियाल पूछते हैं, हाउ डू पेशेंट्स नो देयर प्रॉब्लम इज नॉट प्रोस्टेट कैंसर? सो बहुत अच्छा सवाल है ये। प्रोस्टेट कैंसर अगर हो रहा है तो पीएसए के लेवल्स बढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड के अंदर प्रोस्टेट के अंदर एक नोड्यूल आएगा, ये नोड्यूल एमआरआई करने पे और ज्यादा एक अच्छे तरीके से हमें हमें प्रभावशाली तरीके से हमें दिखेगा, और इस नोड्यूल का हमें बायोप्सी करा के उसमें कैंसर हमें कंफर्म होगा। अगर ये सब चीजें हैं तो ये प्रोस्टेट कैंसर है। अगर अल्ट्रासाउंड पे प्रोस्टेट का साइज तो बड़ा है, लेकिन जो उसका इको टेक्सचर है वो होमोजीनस है, कोई अलग से नोड्यूल नहीं दिख रहा है, एमआरआई पे भी कोई अलग से नोड्यूल नहीं दिख रहा है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। और बड़ी उम्र में पीएसए का बढ़ना या प्रोस्टेट साइज का बढ़ना हो सकता है, लेकिन ये डिसीजन आपको खुद नहीं लेना है, आपने अपने यूरोलॉजिस्ट से या ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करके ही पता लगाना है कि ये बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, या ये प्रोस्टेट कैंसर की तरफ कुछ इशारा कर रहा है। अनुज प्रताप जी ने पूछा है कि व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर? मेरे ख्याल अनुज जी मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें, मैंने विस्तार से अपने टॉक में डिस्कस किया, तो शायद आपने उनसे समझ लिया होगा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। स्मोकिंग ऑल्सो लीड्स टू प्रोस्टेट कैंसर, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने शुरुआत में बताया कि धूम्रपान बहुत सारे कैंसर से संबंध रखता है, और प्रोस्टेट कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जिससे धूम्रपान संबंध रखता है। हमें धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बात हम सबको पता है, और प्रोस्टेट कैंसर के संदर्भ में भी ये बात बिल्कुल सही है कि हमें धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं अपनी टॉक में बताना चाह रहा था कि हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, और उसमें मैंने लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर के तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको बताए। मैं स्टेज 4 के प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहा था, तो स्टेज 4 के प्रोस्टेट कैंसर भी बाकी कैंसर्स के जितना खराब नहीं है। स्टेज 4 के प्रोस्टेट कैंसर को भी हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम उसको जड़ से नहीं खत्म कर सकते अगर स्टेज 4 का कैंसर है तो, लेकिन हम अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये बात करते हुए मुझे अपने कुछ मरीज याद आ रहे हैं जिनका मैंने इलाज किया है, और वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, सोसाइटी में घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं, और ट्रीटमेंट ले रहे हैं बीच बीच में, और उनको वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो रहा है और बीमारी अच्छे से कंट्रोल में है। तो वो कैसे हो पाता है? वो हो पाता है हार्मोन थेरेपी के जरिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इस प्रोस्टेट कैंसर सेल का खाना होता है, उसका पोषण है। तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन को ही खत्म कर देंगे शरीर में से, तो प्रोस्टेट कैंसर का सेल बैठ जाता है और वो रेप्लिकेट नहीं करता, और प्रोस्टेट कैंसर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो पाता है। तो इसको बोलते हैं एंड्रोजन डेप्राइवेशन थेरेपी। इसके लिए कुछ इंजेक्शन आते हैं, या तो वो हर महीने में एक बार लगते हैं या 3 महीने में एक बार लगते हैं। ये सिर्फ चमड़े में लगते हैं ये इंजेक्शंस, और इन इंजेक्शंस का नियरली कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता, और हार्मोन थेरेपी के जरिए प्रोस्टेट कैंसर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ और लेटेस्ट एडवांसमेंट्स जो आए हैं ट्रीटमेंट में वो हैं कि अब हमारे पास कुछ ओरल टैबलेट्स हैं, खाने वाली गोलियां हैं, जिनसे हम स्टेज 4 के कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये खाने की टैबलेट्स एंड्रोजन डेप्राइवेशन थेरेपी या हार्मोन थेरेपी के साथ देनी होती हैं, और इन टैबलेट से जो स्टेज 4 के कैंसर का जो कंट्रोल है वो और बेहतरीन तरीके से हो पाता है, और जो पेट स्कैन में हम अगर बाद में रिस्पॉन्सेज देखें तो वो बहुत ही अच्छे और प्रॉमिसिंग मिलते हैं। तो ये टैबलेट्स भी हम अपने पेशेंट्स के अंदर देते हैं, और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और पेशेंट्स इनको बहुत अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं, बिकॉज ये टैबलेट्स कीमो की टैबलेट्स नहीं है। तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके अंदर कीमोथेरेपी का रोल बाद में आता है जनरली। पहले हार्मोन थेरेपी का रोल है, फिर टैबलेट्स का रोल है, कीमोथेरेपी का रोल बाद में आता है अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो। ये बाकी कैंसर्स की तरह नहीं है जिनके अंदर कीमोथेरेपी ही मेन ऑप्शन होता है स्टेज 4 के कैंसर के ट्रीटमेंट का।
एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है आज के जमाने में जानना के लिए, वो ये है कि आप सब ने सुना होगा कि कैंसर्स का ट्रीटमेंट अब इम्यूनोथेरेपी से होने लग गया है। तो प्रोस्टेट कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जिसके अंदर इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन हमारे पास है। यह इम्यूनोथेरेपी प्रोस्टेट कैंसर में एक बायोमार्कर को देख के दी जाती है। तो वो बायोमार्कर का डिटेल आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट बताएंगे, और हम जो प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए जो टुकड़ा लिया जाता है, उसी टुकड़े के अंदर वो बायोमार्कर का टेस्ट करते हैं। और अगर वो टेस्ट हमारे हक में आता है, इम्यूनोथेरेपी के फेवर में आता है, तो हम इम्यूनोथेरेपी देकर भी प्रोस्टेट कैंसर का बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। तो मैं अपने टॉक को समराइज करने के लिए आपको यह बताऊंगा कि नंबर 1, हालांकि प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में उतना कॉमन नहीं है जितना कि ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर है, लेकिन क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर बाकी कैंसर्स के मुकाबले एक एक अच्छा कैंसर है। अच्छा कैंसर का मतलब कि यह हमारे इलाज की बात मानता है, यह इलाज से बहुत अच्छे तरीके से क्योर या कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है, धूम्रपान से प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। इसके सिम्टम्स जनरली पेशाब से संबंध रखते हैं, पेशाब की धार ना बनना, पेशाब का इनिशिएशन में प्रॉब्लम होना, बार बार पेशाब आना। तो यह सिम्टम्स आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। यह सिम्टम्स एक और बीमारी बीपीएच के भी सिम्टम्स होते हैं जो कि कैंसर नहीं है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जल्द ही मिलना चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको जो जांचें करानी चाहिए उनके अंदर है अल्ट्रासाउंड ऑफ द प्रोस्टेट, पीएसए का टेस्ट कराना चाहिए, और हो सकता है कि आपको एमआरआई ऑफ प्रोस्टेट भी कराना पड़े आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार। और अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो सिर्फ साल में एक बार पीएसए का टेस्ट करके हम प्रोस्टेट कैंसर्स के बारे में जान सकते हैं कि क्या वो हमारे शरीर में पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो भी एक एक आसान चीज है। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर का काफी संभव है। अगर शुरुआती स्टेज में पता लगता है तो प्रोस्टेट कैंसर को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर शुरुआत में पता लगता है तो हम जड़ से खत्म करने के लिए या तो ऑपरेशन कर सकते हैं, प्रोस्टेट को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम रेडिएशन का या सिकाई का सहारा ले सकते हैं पूरी तरीके से प्रोस्टेट को कैंसर को रिमूव करने के लिए। अगर स्टेज 4 का कैंसर है, हमें बाद में पता लगा किसी को कि प्रोस्टेट है, जब तक वो फैल चुका था, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बाकी स्टेज 4 कैंसर्स की तरह नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसमें हम इलाज के जरिए इसको बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, बिना कीमोथेरेपी के कर सकते हैं। और इसमें हार्मोन थेरेपी का इंजेक्शन दिया जा सकता है जिससे कोई उसके दुष्प्रभाव शरीर पे नहीं होते। और इसमें कुछ ओरल टैबलेट्स हैं जो लास्ट 1.5 या 2 साल में हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं, जिसमें हम रेगुलरली उनको यूज कर रहे हैं पेशेंट्स के अंदर। और पेशेंट्स को एक बहुत अच्छा सर्वाइवल, एक बहुत अच्छा डिजीज का कंट्रोल और बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ हम प्रदान कर सकते हैं। तो एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हर कैंसर जानलेवा नहीं होता। कैंसर या किसी भी बीमारी का अगर हमारे पास नॉलेज हो, हमारे पास जानकारी हो, तो हम उससे बच सकते हैं। और मेरा ये सेशन आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और आपने इससे कुछ जानकारी ली होगी। इस जानकारी को आप अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, परिजनों में, अपने नेबर्स से डिस्कस करें, और उनको भी ये जानकारी दें, और उनको भी इस फेसबुक लाइव सेशन का फायदा मिले, यही मैं चाहूँगा। तो अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे प्रेजेंस का थैंक यू, एंड होपफुली दिस सेशन वाज ऑफ इम्पोर्टेंस टू यू, एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन नेक्स्ट, दिस इज गुड बाय फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम डॉक्टर रजत बजाज, मैं एक कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। धन्यवाद।